हाँ, तो आप देखेंगे हमने यूनिट फर्स्ट से पढ़ाना आप लोगों को स्टार्ट किया था। यूनिट फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट का नाम हमने आप लोगों को बताया था। क्या नाम था यूनिट फर्स्ट का? स्थिर वैद्युत, है ना। यूनिट फर्स्ट का नाम था स्थिर वैद्युत। ये हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, खास खास चीजें जो अभी तक हमने आपको पढ़ाई हैं, जिससे आपके डाउट क्लियर हो। और इसके बाद भी अगर किसी बच्चे के मन में कोई डाउट बचता है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। स्थिर वैद्युत, इस यूनिट में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1, और इस चैप्टर का नाम था वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये इस चैप्टर का नाम था, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इंग्लिश में हम इस चैप्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। शालिनी, एक बार मुस्कान को और देखा है बेटा, मुस्कान ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो भी ज्वाइन कर ले, एक्स्ट्रा क्लास तो ज्यादा अच्छा है ना। तो आप देखेंगे स्थिर वैद्युत, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और चैप्टर फर्स्ट इसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो यहाँ से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था। आज एक्स्ट्रा क्लास इसलिए रखी हुई है कि कुछ बच्चे नए ज्वाइन किए हैं बीच में, कुछ लोग आज करने वाले थे, इनमें से एक आध दो तो आ गए, एक आध दो अभी भी रह गए नए ज्वाइन करने वाले बच्चे, पता नहीं कहाँ रहे हैं। लेकिन इस तरह की क्लास आपको बीच बीच में मिलती रहेगी, क्योंकि कई बार डाउट भी तैयार हो जाते हैं बच्चों के माइंड में, जो कि क्लास में कई बार नहीं हो पाते क्लियर, और ये अपना फ्री टाइम है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आराम से डाउट क्लियर भी हो जाए करेंगे। ऐसी क्लास लगभग वीक में आपकी 1 या 2 क्लास आ करेंगे, जैसे एक तो संडे को कर लेंगे और एक बीच में कोई और डे फिक्स कर लेंगे, तो आपकी क्लास ही रहा करेंगी, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत, इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, इस यूनिट का हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत अच्छे चैप्टर हैं, आप लोगों को हमेशा काम में आने वाले हैं। इस चैप्टर नंबर फर्स्ट को जब हम पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर का नाम हमने देखा वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इंग्लिश में से बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हमने स्टार्टिंग की थी, सबसे पहले इस चैप्टर का जो पहला वर्ड है वैद्युत, उसका मीन्स क्या होता है। तो सबसे पहले हमने वैद्युत को जानने की कोशिश की थी कि वैद्युत होती क्या है। तो हमने आपको बताया था क्वेश्चन, वैद्युत किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को लिखवाया था। वैद्युत, तो हमने बताया था कि वैद्युत करती क्या है, उससे हमने उसकी परिभाषा बनाई थी। हमें बिल्कुल रटने की कोशिश नहीं करना है, केवल समझने की कोशिश करना है, जिससे हम जो भी आंसर लिखें वो जल्दी से याद हो। वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और आप इलेक्ट्रिसिटी भी वर्ड को अगर ज्यादा अच्छे से नहीं समझते हैं तो करंट तो समझ सकते हैं। और करंट क्या काम करता है? दूसरों को अपनी ओर खींचता है, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यही तो करंट का काम है। किसी को भी करंट लगता है तो वो उसको अपनी ओर खींच लेता है, चिपका लेता है। तो करंट का काम क्या है? आकर्षित करना, खींचना। मतलब हिंदी में बोले तो वैद्युत का काम क्या है? आकर्षित करना या फिर खींचना, किसी को चिपकाना। तो अब वैद्युत की परिभाषा क्या बन जाएगी? अब वैद्युत की परिभाषा बनेगी कि वह ऊर्जा, जिस ऊर्जा के कारण कोई पदार्थ अन्य हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब खींचता है, उस ऊर्जा को हम वैद्युत या फिर वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब अगर किसी पदार्थ के अंदर ऐसी ऊर्जा है जिस ऊर्जा की वजह से वो दूसरों को अपनी ओर खींच रहा है, दूसरों को खींचने की ताकत है उसके अंदर, तो हम कहेंगे कि इसके पास वैद्युत है। क्या है? वैद्युत। बिल्कुल सही बात है, चुंबक भी खींचती है दूसरों को, तो फिर उसके पास भी वैद्युत हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है और होती भी है।
उसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो भी पदार्थ दूसरों को अपनी ओर खींचते हैं, उनमें जो खींचने का गुण है, आकर्षित करने की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं विद्युत या फिर विद्युत ऊर्जा। इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी और हिंदी में विद्युत। ठीक, तो इसकी परिभाषा हम आपको लिखवा चुके हैं कि किसी पदार्थ की वह ऊर्जा जिस ऊर्जा के कारण वह पदार्थ अन्य पदार्थों को अपनी ओर खींचता है या आकर्षित करता है, उस ऊर्जा को हम विद्युत या फिर विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसके नोट्स सभी को मिल चुके होंगे तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को इसके नोट्स नहीं मिल पाए हों तो आप लोग क्लास के बाद हमें पर्सनली मैसेज कर देना, तो नोट्स वहां से आपको मिल जाएंगे। इसलिए हम इसको अभी लिखवा नहीं रहे हैं क्योंकि लिखवाने में टाइम बर्बाद होगा। पहले ही लिखवा चुके हैं और नोट्स भी सेंड कर चुके हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे के पास इसके नोट्स नहीं मिले हों तो आप लोग हमें क्लास के बाद पर्सनली मैसेज कर देना, पूरा जितना पढ़ा रहे हैं सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, दूसरी बात, अब विद्युत के बारे में हमने सीख लिया कि किसी पदार्थ की ऐसी ऊर्जा जिस ऊर्जा के कारण वो दूसरे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे, उस ऊर्जा को हम विद्युत या फिर विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब हम देखते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। अब आप देखते हैं विद्युत दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो विद्युत के दो प्रकार होते हैं। पहला है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत, अब आप समझ गए होंगे कि हमने विद्युत को पहले क्यों लिया। आपकी यूनिट का नाम आ गया ना इसमें, स्थिर विद्युत। और दूसरा है धारा विद्युत। धारा विद्युत, तो आप देखेंगे हम स्थिर विद्युत में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्थिर विद्युत में हम पढ़ने वाले हैं कि एक ऐसी विद्युत जो उत्पन्न होने के बाद, एक ऐसी विद्युत जो उत्पन्न होने के बाद एक जगह स्थिर रहती है। एक ऐसी विद्युत जो उत्पन्न होने के बाद एक जगह स्थिर रहती है, उसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत। एक ऐसी विद्युत जो बनने के बाद एक जगह स्थिर रहती है, कहीं घूमती फिरती नहीं है, चलती नहीं है, उसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत। स्थिर मतलब एक जगह रुकी हुई। और दूसरी होती है धारा विद्युत। धारा विद्युत का क्या मतलब होता है? धारा विद्युत मतलब एक ऐसी विद्युत जो उत्पन्न होने के बाद चलना स्टार्ट कर देती है, उसे हम कहते हैं धारा विद्युत। ठीक, जैसे आप देखें एग्जांपल कि स्थिर विद्युत का एग्जांपल क्या है, तो हमने आपको बताया था कोई सेल या बैटरी। इस सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड एनोड का है पॉजिटिव टर्मिनल वाला, एक इलेक्ट्रोड कैथोड का है नेगेटिव टर्मिनल वाला। लेकिन अभी इस सेल का कनेक्शन किसी से बिल्कुल भी नहीं है। अभी इस सेल का कनेक्शन किसी से बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इस सेल के अंदर जो विद्युत है, सेल के अंदर करंट तो होगा, विद्युत तो होगी, तो इस समय इस सेल के अंदर जो विद्युत है, उस विद्युत को हम कहेंगे स्थिर विद्युत। कौन सी विद्युत? स्थिर विद्युत। जो विद्युत सेल के अंदर मौजूद है, जो विद्युत सेल के अंदर स्थिर है, जो सेल से बाहर नहीं निकल रही है अभी कोई कनेक्शन ना होने की वजह से, उस विद्युत को अपन स्थिर विद्युत कहेंगे क्योंकि वो सेल के अंदर स्थिर है। और धारा विद्युत किसे कहते हैं? जब ये विद्युत बाहर निकलने लगी। बाहर कैसे निकलेगी? इस सेल का कनेक्शन हम कर देते हैं किसी बल्ब से। किससे कर दिया? किसी बल्ब से। इस सेल का कनेक्शन हमने किसी बल्ब से कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये विद्युत सेल के अंदर से निकलेगी और इस वायर के अंदर गति करती हुई कहां पहुंचेगी? बल्ब के पास, है ना। विद्युत पहले सेल के अंदर स्थिर थी जब उसका कोई कनेक्शन नहीं था, अब सेल का कनेक्शन एक बल्ब से कर दिया है, तो अब ये विद्युत सेल के अंदर से निकलेगी और वायर के अंदर गति करती हुई चलती हुई बल्ब के पास पहुंचेगी और बल्ब जलेगा। तो आप देखेंगे जो विद्युत इस तार के अंदर गति करती हुई चलती हुई जा रही है, ये विद्युत, इस विद्युत को हम कौन सी विद्युत कहेंगे?
धारा वैद्युत। क्यों? क्योंकि ये वैद्युत धारा के रूप में प्रवाहित हो रही है। किसके रूप में प्रवाहित हो रही है? धारा के रूप में फ्लो हो रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं धारा वैद्युत। ठीक है, तो आपने देखा कि वैद्युत दो प्रकार की होती है, स्थिर वैद्युत और धारा वैद्युत। स्थिर वैद्युत वह वैद्युत जो उत्पन्न होने के बाद एक जगह स्थिर रहती है, जैसे कि सेल के अंदर स्थिर रहने वाली वैद्युत स्थिर वैद्युत। और धारा वैद्युत वह वैद्युत जो उत्पन्न होने के बाद किसी तार के अंदर बहना स्टार्ट कर देती है, किसी वायर के अंदर बहना स्टार्ट कर देती है, उसे हम धारा वैद्युत कहते हैं। जैसे कि हमारे घर पर सप्लाई होती है, वायर होती है, तार होती है लाइट के, उनके अंदर वैद्युत धारा बहती है, तो वो कौन सी है? धारा वैद्युत। क्या वो बह रही है, चल के जा रही है, रुकी नहीं है। और अगर एक जगह रुक जाए तो स्थिर वैद्युत। हाँ, घर से कनेक्शन कर दें। हाँ हाँ हाँ। अब जितना करंट बैटरी के अंदर अभी बचा है, मतलब बैटरी जितनी चार्ज है, जो करंट बाहर नहीं निकल रहा है, बैटरी के अंदर है, चार्ज है, वो स्थिर वैद्युत में आ जाएगा, और जो बाहर निकल रहा है वो धारा वैद्युत में आ जाएगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं त्रिपाठी जी? हाँ हाँ। ओके ओके त्रिपाठी जी, भैया एक निवेदन है, आप अपने माइक का कोई सॉल्यूशन करें। आपकी आधी अधूरी आवाज आती है, हम अपने दिमाग से कॉमन सेंस लगा के समझते हैं कि आपने क्या सेंटेंस बोला होगा। कुछ शब्द बीच में से वाह का खालिस्तान बन के कट जाते हैं, वो फिलिंदा ब्लैंक्स हम पूरे करते हैं फिर बाद में। तो थोड़ा माइक का सही से कुछ सॉल्यूशन करें, ठीक है? अब देखो, तो अब हम स्थिर वैद्युत को पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में, और धारा वैद्युत को पढ़ेंगे हम सेकेंड यूनिट में। ठीक है, तो हमने ये देख लिया वैद्युत क्या होती है और वैद्युत कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं वैद्युत को उत्पन्न करने के तरीके। ये तो देख लिया कि वैद्युत क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। अब हमें देखना है कि हम वैद्युत को किस तरह से उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो एक ही तरीका है वैद्युत उत्पन्न करने का, वो तरीका है घर्षण। और इसलिए हमने आपको इसके बाद क्वेश्चन लिखवाया है, घर्षण वैद्युत किसे कहते हैं। ये लिखवाया है, घर्षण वैद्युत किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को लिखवाया है। तो घर्षण वैद्युत क्या होती है? जब हम कोई दो वस्तुओं का आपस में घर्षण करवाते हैं, तो घर्षण के दौरान जो वैद्युत उत्पन्न हो जाती है, उस वैद्युत को हम कहते हैं घर्षण वैद्युत। इसके एग्जाम्पल भी हमने जब पहले क्लास ली तब तो आपको वीडियो भी दिखाई थी, तो आप देखेंगे कि किस तरह से हम घर्षण के द्वारा वैद्युत को उत्पन्न करते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, और रोज रोज बताते हैं तो वो चीज अब दिमाग में बैठी गई होगी, कि जैसे बलून वाला एग्जाम्पल, बलून को हम लें और हेयर पर ऐसे इस तरह से फ्रिक्शन करवाएं, घर्षण करवाएं, और जब बैलून का घर्षण हम बालों के साथ करवाते हैं, फिर उस बैलून को हम दीवार से चिपकाएं, तो वो दीवार की ओर आकर्षित होता है, और आकर्षित होकर के दीवार से चिपक जाता है। तो आपने क्या देखा कि जब बैलून का घर्षण हमने इस तरह से बालों के साथ करवाया, और करवाने के बाद हम उसे दीवार के पास ले गए, तो वो बैलून दीवार की ओर आकर्षित हुआ और चिपक गया दीवार से। तो अब वो बैलून आकर्षित हो रहा है, मतलब कि उस बैलून के अंदर आकर्षण का गुण आ गया, उस बैलून के अंदर आकर्षण की ऊर्जा आ गई, और उस बैलून के अंदर आकर्षण की ऊर्जा आ गई, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? अभी हमने बताया था वैद्युत की परिभाषा में कि उस बैलून के अंदर वैद्युत है, क्योंकि अभी हमने वैद्युत की परिभाषा क्या बताई थी कि किसी पदार्थ के अंदर यदि दूसरे पदार्थ को आकर्षित करने की ऊर्जा आ जाए, ताकत आ जाए, तो उसे हम कहते हैं विद्युत या फिर वैद्युत ऊर्जा। तो वो बैलून अब दीवार की ओर आकर्षित हो रहा है, उसके अंदर आकर्षण की ऊर्जा आ चुकी है, इसका मतलब क्या है कि उस बैलून के अंदर वैद्युत आ चुकी है, इसलिए वो बैलून दीवार की ओर
आकर्षित हो रहा है। तो हमने क्या सीखा कि जब बैलून का घर्षण करवाया गया बालों के साथ तो उस बैलून के अंदर ऊर्जा आई, विद्युत ऊर्जा, इसलिए वो दीवार की ओर आकर्षित हुआ। ठीक है। दूसरा हमने एक और एग्जांपल आप लोगों को बताया था पेन वाला, कि कोई पेन ले, उसको ऊन के साथ घर्षण करवाएं या फिर बालों के साथ घर्षण करवाएं, और इसकी वीडियो भी हमने दिखाई थी। और घर्षण करवाने के बाद फिर आप उस पेन को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाएं तो वो पेन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, या किसी पेज को या पॉलीथीन के छोटे से टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो आपने क्या सीखा कि जब इस पेन का घर्षण बालों के साथ करवाया गया तब इस पेन के अंदर भी आकर्षण का गुण आ गया, आकर्षण करने का तरीका आ गया, आकर्षण करने की ऊर्जा आ गई। और आकर्षण करने की ऊर्जा आ गई, इसका मतलब इसके अंदर भी विद्युत बन गई, क्योंकि किसी पदार्थ के अंदर आकर्षण की ऊर्जा आ जाए उसी को तो विद्युत कहती है, अभी परिभाषा में बताया था। तो इसका मतलब इस पेन के अंदर भी विद्युत आ गई है, क्योंकि आकर्षित करना सीख गया है। तो अब हमने सीखा है कि घर्षण के द्वारा विद्युत उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए जो विद्युत घर्षण के कारण उत्पन्न होती है उस विद्युत को हम कहते हैं घर्षण विद्युत। ये घर्षण विद्युत की परिभाषा है, यही परिभाषा आपको नोट्स में लिखी हुई मिलेगी, और यही हमने कल होमवर्क में दी थी, जिसमें से आप में से कुछ बच्चों ने लिख करके नहीं दिखाया था, लेकिन हमें खुशी है कि 90% बच्चों ने लिख करके दिखाया। जिन बच्चों ने लिख करके दिखाया है, जो काम के लिए अभी से सिंसियर है, जो 90% बच्चों ने लिख करके दिखाया है, इसका मतलब वो तैयार हैं अच्छे नंबर लाने के लिए, जो अभी से मेहनत कर रहे हैं। और जो 10% है जिनने लापरवाही की है, लिख करके नहीं दिखाया, इसका मतलब वो तैयार है कि फिजिक्स में पासिंग मार्क्स उनको लेकर के लाना है, ज्यादा नहीं लाएंगे फिर मार्कशीट में बनेंगे नहीं, है ना। तो अब आप देखेंगे, यही हमने कल परिभाषा आप लोगों को पूछी थी और लिखने के लिए दी थी, और वो भी हमने बोला था पहले पूरा फेयर का रिवीजन कर लेना, फिर बिना देखे लिखना, है ना। तो ये घर्षण विद्युत की परिभाषा है कि वह विद्युत जो घर्षण के कारण उत्पन्न होती है उस विद्युत को हम घर्षण विद्युत कहते हैं। आप सीख ही गए उत्पन्न करना। और ये विद्युत का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे आसपास, जिसको हमने फेयर में भी दिया है और बताया भी आपको, कि जब बादल ऊपर हवा में उड़ते हैं, कई सारे बादल होते हैं, और वो एक दूसरे से जब टकराते हैं बादल, तो उन बादलों के बीच में घर्षण होता है, और जब घर्षण होता है तो वहां भी विद्युत उत्पन्न होती है चिंगारी के रूप में, जिसे हम बोलते हैं बिजली का गरजना, और वही बिजली फिर जमीन पे गिरती है, जिससे लोगों का नुकसान होता है। तो जो बादल वाली बिजली है जो उत्पन्न हुई है, वो भी कौन सी विद्युत है, वो भी घर्षण विद्युत है। इसलिए जब हमने आपको फेयर में परिभाषा लिख के दी है कि घर्षण विद्युत किसे कहते हैं, परिभाषा में बताया वह विद्युत जो घर्षण से उत्पन्न होती है उसे घर्षण विद्युत कहते हैं। और उदाहरण में हमने बताया कि बादलों में बिजली का गरजना या बिजली का बनना घर्षण विद्युत का ही उदाहरण है। दो बादल आपस में घर्षण करते हैं तब ये विद्युत बनती है। और बिजली की चिंगारी क्यों निकलती है, क्योंकि जब वो प्लस माइनस के बादल आपस में मिलते हैं तब बिजली की चिंगारी निकलती है। उससे अपन आगे और सीखेंगे। ठीक, तो आपने सीखा। जय शिखा, माइक ऑफ रखो अपना बेटा। जय शिखा, माइक ऑफ रखो, डिस्टर्ब ना हो क्लास में। हाँ, अब आप देखेंगे आगे, हमने घर्षण विद्युत को सीख लिया, तो फिर सोचने वाली बात ये है कि अब क्वेश्चन बनता है कि जब विद्युत घर्षण से उत्पन्न होती है, जैसे बैलून में हुई, पेन में हुई, तो फिर हम इस बैलून को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं, पेन को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं, तो ये हमें महसूस क्यों नहीं होती है विद्युत। तो ये जो विद्युत है, जो बैलून या पेन के अंदर अभी उत्पन्न हुई थी, वो हमने आपको बताई थी, वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होती है, मतलब कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल विद्युत नहीं होती है कि जो हमारे शरीर को महसूस हो सके, जो हमारे बॉडी को महसूस हो सके। वो जो घर्षण के दौरान विद्युत उत्पन्न हो रही है बैलून या फिर पेन पर, वो विद्युत अपनी सबसे छोटी अवस्था में उत्पन्न हो रही है। और विद्युत की सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है, तो विद्युत की सबसे छोटी अवस्था होती है आवेश। कौन सी अवस्था होती है विद्युत की सबसे छोटी अवस्था, आवेश। इंग्लिश में इसको
इंग्लिश में इसको बोलते हैं चार्ज, है ना। ये विद्युत की सबसे छोटी अवस्था है, और इससे बड़ी जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं हिंदी में विद्युत धारा। हिंदी शब्द आपको थोड़ा टफ लगता होगा क्योंकि हम उसे रोज नहीं बोलते हैं इसलिए, और इंग्लिश में बोलते हैं करंट। तो हमें विद्युत महसूस हमारे शरीर को कब होती है, जब वो अपनी बड़ी अवस्था में हो, करंट की अवस्था में हो, तब हमें महसूस होती है। और जब विद्युत अपनी छोटी अवस्था में हो, चार्ज की अवस्था में हो, तो विद्युत हमें महसूस नहीं होती है। समझ गए। तो अब पेन और बैलून के अंदर जो विद्युत उत्पन्न हो रही थी वो अपनी छोटी अवस्था में उत्पन्न हो रही थी, चार्ज की अवस्था में, इसलिए वो हमें महसूस नहीं होती। अगर वो ज्यादा बड़ी बन जाए, ज्यादा बड़ी अवस्था में उत्पन्न हो जाए, तो हमें महसूस होगी जब वो करंट की अवस्था में आ जाए तब, लेकिन वो चार्ज की अवस्था में रहती है, कमी उत्पन्न होती है इसलिए, है ना। और आपने देखा भी होगा कि हमारे घर पर फोन का चार्जर होता है, उसकी पिन होती है चार्जर की, और उस पिन में क्या होगा, चार्ज, तभी तो उसका नाम चार्जर है। उस पिन में है चार्ज, चार्ज मतलब कि आवेश। उस पिन को अगर हम टच कर दें, पकड़ लें उस पिन को, तो हम देखेंगे वो चार्ज हमें महसूस नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि चार्ज होता ही इतना लोएस्ट वैल्यू है, विद्युत का इतना छोटा रूप कि उसका हमारी बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए फोन के चार्जर की पिन को पकड़ने पर हमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो अब हम क्वेश्चन इससे बनेगा कि घर्षण के दौरान जो विद्युत उत्पन्न हो रही है अपनी सबसे छोटी अवस्था, चार्ज की अवस्था में, जिसे हम हिंदी में आवेश कहते हैं, वो आखिर होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो अब क्वेश्चन बनेगा, आवेश किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा कि घर्षण के दौरान जो विद्युत आवेश के रूप में उत्पन्न हुई है वो क्या होती है। तो हमारा क्वेश्चन बनता है, आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बनता है ना। अब हम देखेंगे आवेश किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हमें बताना है। तो आप देखेंगे कि जैसे हमने विद्युत की परिभाषा बनाई थी, वैसे ही आवेश की परिभाषा बनाएंगे। आवेश है तो विद्युत का ही रूप ना, तो जैसे हमने विद्युत की परिभाषा बनाई थी वैसे ही हम आवेश की परिभाषा बनाएंगे, क्योंकि ये भी विद्युत का ही एक रूप है इसलिए। तो आवेश क्या करता है जब किसी पर उत्पन्न होता है, तो आपने देखा होगा कि आवेश बैलून पर आया तो वो बैलून दीवार की ओर आकर्षित हुआ। आवेश पेन पर आया तो पेन ने पेज के हल्के हल्के पीस को अपनी ओर आकर्षित किया, या इस पेन को जमीन पर ले जाए तो जो धूल के कण होते हैं बहुत हल्के, उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो आप देखते हैं कि आवेश जहां भी आता है, जिस भी वस्तु पर आता है, तो आवेश हमेशा दूसरी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और करेगा भी, क्योंकि आवेश क्या, विद्युत ही है, विद्युत का सबसे छोटा रूप है, और विद्युत आकर्षित करती है सबको। विद्युत की परिभाषा यही है कि किसी वस्तु की आकर्षित करने की ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। तो जब विद्युत आकर्षित करती है तो आवेश भी तो आकर्षित करेगा, आवेश विद्युत का ही तो रूप है, तो आवेश भी आकर्षित करेगा, और करता भी आवेश सबको आकर्षित। जिस पर आवेश आ गया समझ लो अब वो आकर्षित करना स्टार्ट कर देगा। बैलून पर आवेश आया, वो दीवार की ओर आकर्षित हुआ। पेन पर आवेश आया, इसमें पेज के हल्के पीस को आकर्षित किया। तो आवेश जिस पर भी आ जाता है उस वस्तु के अंदर आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आवेश की परिभाषा क्या बन जाएगी, तो आवेश की परिभाषा बनेगी, वैसे तो ये लिखी है फेर में, क्या परिभाषा बनेगी, किसी वस्तु के आकर्षण के गुण को या आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। किसी वस्तु के आकर्षण के गुण को या आकर्षित करने के गुण को आवेश कहते हैं। आवेश की परिभाषा भी विद्युत की परिभाषा से कुछ कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि आवेश विद्युत का ही रूप है, दोनों एक ही है, इसलिए परिभाषा लगभग दोनों की मिलती है। तो किसी वस्तु के आकर्षण के गुण को आवेश कहते हैं। अगर किसी वस्तु में आकर्षित करने का गुण आ गया तो उसे आवेश कहते हैं।
और आकर्षित करने के लिए ऊर्जा आ गई तो उसे वैद्युत कहते हैं। ठीक। दूसरी बात, अब आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, हमें कहीं शॉर्ट में अगर आवेश का सिंबल बताना है, अब हम आगे बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं सुबह 7 बजे वाली क्लास में, तो वहां पर हम आवेश को बार बार थोड़ी लिखेंगे, आवेश का सिंबल बताएंगे। तो आवेश का सिंबल क्या होता है, आवेश को किससे बताते हैं, तो आवेश को हमें कहीं बताना है तो हम आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से। अगर हमें कहीं आवेश लिखना है तो हम क्यू लिख देंगे, इसका मतलब ये क्या लिखा है, आवेश। और अब आपको ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बिठाना है कि जहां भी आपको क्यू लिखा मिल गया इसका मतलब आवेश लिखा है। आपको डायरेक्ट समझना है कि कहीं भी क्यू लिखा है तो इसका मतलब क्या लिखा है, ये आवेश लिखा है। समझ गए होंगे बात को। ठीक है, तो आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक उस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है जिस वैज्ञानिक ने आवेश की खोज की थी। और आवेश की खोज किसने की थी, कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने, इसलिए आवेश का एसआई मात्रक क्या रखा गया है, कूलाम। तो इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। कूलाम का मतलब, हाँ कूलाम का मतलब समझते हो ना, एसआई मात्रक का मतलब समझते हो ना। एसआई मात्रक का मतलब होता है कि किसी वस्तु का मापन करने का मात्रक। जैसे हम अपना वजन किसमें मापते हैं, किलोग्राम में, तो वजन का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। ऐसे ही आवेश को किसमें मापेंगे, तोलेंगे, कूलाम में, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। ठीक। अब ये तो हो गया इसका एसआई मात्रक कूलाम। एक इससे छोटा मात्रक भी होता है, जैसे हमारे वजन के दो मात्रक होते हैं ना, एक किलोग्राम और दूसरा ग्राम, वैसे एक इसका छोटा मात्रक भी होता है जिसको सीजीएस मात्रक कहते हैं। तो इसका सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है स्थैत कूलाम। क्या होता है, स्थैत कूलाम। बेटा भी मीटिंग जैसे अगर ऑफ हो जाएगी ना, टाइम लिमिट आ गई है, 5 मिनट के बाद मीटिंग ऑफ हो जाएगी ये वाली, तो आप लोग फिर से रिज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी क्लास चलेगी आपकी लगभग 12 बजे तक चलेगी, तो फिर से ज्वाइन कर लेना। ठीक। तो इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्थैत कूलाम। सीजीएस मतलब इसका छोटा मात्रक। कितना छोटा होता है वो भी देख लो। तो जो एक कूलाम होता है, एक कूलाम, ये कितने सीजीएस मात्रक के बराबर होता है, मतलब कि ये कितने स्थैत कूलाम के बराबर होता है, तो ये होता है 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम के बराबर। यानी इतने स्थैत कूलाम मिला लो तब एक कूलाम बनेगा। जैसे हमारा 1 किलोग्राम होता है ना, वो किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के। ऐसे ही हमारा यहाँ पे एक कूलाम 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम के बराबर होता है। ये बोर्ड एग्जाम में ओटी में पूछा जा सकता है, इसको हाईलाइट करें। ये भी बोर्ड एग्जाम में ओटी में पूछा जा सकता है, इसको भी हाईलाइट करें। समझ गए भैया, नोट्स तरीके से बनाते चलें जिससे आपका एक भी नंबर मेहनत का बेकार ना जाए। दूसरी बात, अब इसका सबसे पहले आवेश कैसी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। भौतिक विज्ञान में राशि दो प्रकार की होती है, एक सदिश और एक अदिश। सदिश राशि का मतलब होता है वो राशि जिसकी दिशा निश्चित हो, जाएगी तो एक ही दिशा में जाएगी, ना लेफ्ट ना राइट, बिल्कुल सीधा डायरेक्ट, उसे कहते हैं सदिश। और अदिश, अदिश मतलब जिसकी दिशा का कोई भरोसा नहीं है। अदिश, आ मतलब नहीं और दिश मतलब दिशा, जिसकी कोई दिशा नहीं है, जिसकी दिशा का कोई भरोसा नहीं है, वो कहीं भी जा सकती है, उसे हम कहते हैं अदिश राशि, कि ये अदिश राशि है। तो आप देखेंगे कि अदिश राशि जिसकी दिशा निश्चित नहीं होती। तो अब जो आवेश है वो कैसी राशि है, सदिश या अदिश,
तो आप देखेंगे आवेश जैसे उत्पन्न होता है, या उसको जाने दो, आप फोन का चार्जर ही देखो। फोन का चार्जर होता है, चार्जर की जो केबल होती है उसमें चार्ज जाता है, चार्ज मतलब कि आवेश जाता है, चार्ज मतलब कि आवेश जाता है। अब उस केबल को आप कैसे भी फोल्ड कर दो, इधर उधर घुमा दो, चार्जर की जो केबल होती है कनेक्शन वाली, उस केबल को आप, जिसको आप डाटा केबल भी बोलते हैं, इस केबल को आप कैसे भी इधर उधर फोल्ड कर दो, घुमा दो, तो चार्ज तो उसके अंदर से ही जाएगा। अगर केबल इस तरह से फोल्ड है तो चार्ज को भी ऐसे घूम के जाना पड़ेगा उसके अंदर। तो आप देखते हैं कि चार्ज आपका बार बार अलग अलग डायरेक्शन में घूम के जा रहा है, अलग अलग दिशा में घूम के जा रहा है। तो जब चार्ज यानी कि आवेश आपका अलग अलग दिशा में घूम के जा रहा है, इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं है, इसलिए आवेश को कैसी राशि माना जाएगा, इसलिए आवेश को अदिश राशि माना जाएगा। तो क्या लिखेंगे, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी ऑब्जेक्टिव है ना। जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो हम वहीं तैयार करवाते जाते हैं साथ में हाल की हाल। तो आपने देखा आवेश एक कैसी राशि है, अदिश, मतलब इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती। अब बात करते हैं आवेश के विमीय सूत्र की। तो आवेश का विमीय सूत्र जो हमने स्टार्टिंग में बेसिक क्लास ली थी, उनमें हमने विमीय सूत्र बनाना आप लोगों को सिखाया था, है ना। तो आप उन क्लास से देख सकते हैं, और वैसे यहाँ भी देख सकते हैं। आवेश का फॉर्मूला या विमीय सूत्र बनता है वैद्युत धारा के फॉर्मूले से। वैद्युत धारा या आवेश का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है आवेश का, आवेश इज इक्वल टू वैद्युत धारा। वैद्युत धारा मतलब जानते हो ना, करंट, अभी हमने लिखा था वैद्युत धारा इनटू समय। ये फॉर्मूला होता है आवेश का, जो 11वीं क्लास में सिखाया जाता है, हमने बेसिक में पढ़ाया भी है। तो अब आप देखेंगे वैद्युत धारा का सिंबल क्या होता है, कैपिटल ए, और समय को क्या बोलते हैं, टाइम, तो इसका सिंबल होता है टी। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए और टी, यानी आवेश का विमीय सूत्र होता है एटी। ये आपका आवेश वाला पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। आवेश की परिभाषा, उसका इसे क्यू से प्रदर्शित कर देखो बेटा। तो हमने आवेश तक पढ़ लिया है कि आवेश क्या होता है, परिभाषा, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, अदिश राशि है, और इसका विमीय सूत्र। अब हम पढ़ते हैं कि आवेश उत्पन्न कैसे किया जाता है ना। आवेश उत्पन्न करने का तरीका क्या है। तो आप देखेंगे कि अभी हमने देखा था कि आवेश घर्षण के दौरान उत्पन्न होता है, लेकिन जब ये आवेश घर्षण के दौरान उत्पन्न होता है, तो आखिर ऐसा घर्षण के दौरान क्या हो जाता है दो वस्तुओं के बीच में कि आवेश एक दूसरे पर आ जाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जब दो वस्तुओं का क्या हुआ, तनु, इसके लिए हम देखते हैं कि जब दो वस्तुओं का हम आपस में घर्षण करवाते हैं, जैसे मान लो ये दो वस्तु हैं, इन दोनों का हम आपस में इस तरह से घर्षण करवाएं, तो आप देखेंगे कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। घर्षण के दौरान क्या होता है कि ये वस्तुएं आपस में इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं वस्तुएं, आपस में इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर लेती हैं। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन ले लेती है और दूसरी दे देती है, ठीक। लेकिन देती कौन है और लेती कौन है। तो आप देखेंगे कि जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं वो तो आराम से दे देती है, और जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो ले लेती है ना। घर्षण के दौरान दो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन का लेन देन करती हैं, जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, ज्यादा होते हैं, वो दे देती है, और जिसके पास कमी होती है वो ले लेती है। इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो देने वाला कौन होता है, धनी, तो उस पर बन जाता है धन आवेश। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है तो देने वाला कौन होता है, धनी, तो उस पर बन जाता है धन आवेश।
और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है तो लेने वाला कौन होता है, ऋणी। तो लेने वाले पर कौन सा आवेश बन जाता है, ऋण आवेश। तो हाँ, जैसे कहा डिस्टर्ब नहीं करो बेटा बीच में, बिल्कुल शांत रह के क्लास को देखें, कोई क्वेश्चन हो तब आप माइक ऑन करके पूछा करें। हाँ, तो आप देखेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। किस तरह से बनते हैं, जब दो वस्तुओं का आपस में घर्षण करवाते हैं तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन दे देती है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ले लेती है। जो इलेक्ट्रॉन देती है उस पर धन आवेश बन जाता है क्योंकि देने वाला धनी होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ले रही है तो लेने वाला कौन होगा, ऋणी, इसलिए लेने वाले पर ऋण आवेश बन जाता है। तो आवेश दो प्रकार का होता है, और यही परिभाषा हमने आवेश की आपको फेयर में लिखवाई है। जो आवेश के प्रकार है उनकी, कि आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट हेडिंग बनवाइए धन आवेश, और धन आवेश में हमने आपको लिखवाया है कि जब दो वस्तुओं का घर्षण करवाते हैं तो घर्षण के दौरान जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है तो उस देने वाली वस्तु पर धन आवेश आ जाता है। और फिर ऋण आवेश की परिभाषा में हमने लिखवाया है कि जब कोई दो वस्तुओं का घर्षण करवाते हैं तो घर्षण के दौरान जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है उस लेने वाली वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है। बताओ कितना सिंपल तरीके से लिखवाया है। अगर किसी को ना समझाए वो डायरेक्ट उसको पढ़ लेगा तब भी उसको समझ में आ जाएगा, इतना सिंपल तरीके से लिखवाया है। तो ये हमने इनकी परिभाषा लिखवाई है कि इस तरह से धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, अब हम देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कुछ काम की चीज जो आपके लिए बहुत जरूरी है और जो बोर्ड एग्जाम पे जिसपे ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं। कैसे, पहला कि अगर कहीं पर प्लस प्लस के आवेश रखे हों धन धन के, इसी चीज को तो कल पूछा था जो बच्चों को कम आया था, इसलिए आज एक्स्ट्रा क्लास रखी गई है। अगर किसी वस्तु पर प्लस प्लस के आवेश हों धन धन के, या फिर प्लस प्लस के आवेश हैं और पास पास में रखे हैं, तो ऐसे आवेशों को हम फिजिक्स की भाषा में कौन से आवेश बोलते हैं, सजातीय आवेश। कौन से आवेश बोलते हैं, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश मतलब समान जाति वाले आवेश, ऐसे आवेश जिनकी जाति समान है, प्लस और प्लस कैसी है, समान जाति है, इसलिए इनको फिजिक्स में कहते हैं सजातीय आवेश। सा मतलब समान जाति वाले आवेश, सजातीय आवेश। ये सजातीय आवेश क्या करते हैं एक दूसरे को, तो अगर कहीं पर दो वस्तुएं पास पास में लाई जाएं और ऐसी वस्तुएं दोनों पर समान आवेश हो, सजातीय, जैसे मान लो ये दो वस्तु हैं, इस पर प्लस का आवेश है और इस पर भी प्लस का आवेश है, इस पर सजातीय आवेश है और इस पर भी सजातीय आवेश है। इन दोनों वस्तुओं को पास पास में लाएं, समान आवेश वाली वस्तुओं को पास पास में लाएं, तो ये वस्तुएं एक दूसरे को देख करके दूर भागती हैं। क्या करती हैं, एक दूसरे को देख करके दूर भागती हैं। दूर भागना मतलब प्रतिकर्षित करती हैं एक दूसरे को। क्या करती हैं दोनों वस्तुएं एक दूसरे को, प्रतिकर्षित करती हैं। तो इस पे ऑब्जेक्टिव बनता है कि दो सजातीय आवेश क्या करते हैं एक दूसरे को, तो उसमें खालिस्तान में आता है कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को देख करके दूर भागते हैं। ये दूर क्यों भागते हैं एक दूसरे को देख करके, क्योंकि दोनों पर समान आवेश है। इसलिए अगर मान लो हम दो वस्तुएं एक दूसरे के पास पास लाएं और दोनों पर माइनस माइनस का आवेश हो, कैसा आवेश हो, माइनस माइनस का, तो ये भी तो समान हुआ, तो इसको भी क्या कहेंगे आप फिजिक्स की भाषा में, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश क्यों, सा मतलब समान जाति वाला आवेश, तो ये माइनस माइनस है ना, समान ही तो है, इसलिए इसको कहेंगे सजातीय आवेश। और ये सजातीय आवेश वाली वस्तुएं क्या करेंगी एक दूसरे को, तो ये भी प्रतिकर्षित करेंगी, ये भी एक दूसरे को देख करके दूर भागेंगी। जैसे ये प्लस वाली भाग रही है वैसे माइनस वाली भागेंगी। क्यों, क्योंकि दोनों पर समान आवेश है। लेकिन अगर हम कोई दो वस्तु ऐसी लाएं जिन पर अलग अलग आवेश हो, एक पर प्लस का आवेश हो और एक पर माइनस का आवेश हो,
अलग अलग आवेश हो दो वस्तुओं पर, ऐसी वस्तुएं हम लेकर के आए एक दूसरे के पास में, तो आप देखेंगे ये कैसे आवेश हैं, अलग अलग, विपरीत, कैसे आवेश हैं, विपरीत, और विपरीत आवेश तो इनको क्या कहेंगे, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। वि मतलब विपरीत जाति वाले आवेश, वि मतलब विपरीत जाति वाले आवेश, तो क्या नाम हो गया, विजातीय आवेश। जैसे कि प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, विपरीत जाति हुई। और ऐसी वस्तुएं, जैसे मान लो ये दो वस्तुएं हैं, इन पर विपरीत आवेश है, एक प्लस की है एक माइनस की है, विपरीत आवेश है, और इन दोनों को एक दूसरे के पास में लेकर के आए, तो ये जैसे ही एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे के जल्दी से आकर के चिपक जाएंगी, आकर्षित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन पर विपरीत आवेश है। तो विपरीत आवेश वाली जो वस्तुएं होती हैं, विजातीय आवेश वाली जो वस्तुएं होती हैं, वो हमेशा क्या करती हैं, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। क्या करती है, एक दूसरे को आकर्षित। विजातीय, हाँ बोलो। अच्छा, ऐसे कैसे? उसका एक तरीका है, अभी आप क्लास के बाद तार को पकड़ के देखना। अगर आप चिप, हमने बताया था कल एग्जांपल, अगर आप चिपके रह गए तो समझ लेना आप प्लस का था इसलिए रह गए चिपके, और आपको फेंक दिया तो समझ लेना फेंक दिया इसलिए माइनस का था, है ना। उसके लिए टेस्टर आता है, क्या आता है, टेस्टर, देखा है टेस्टर, जिसमें जलती है। तो क्या होता है कि हाँ, हमें चेक करना होता है कि घर पे जो दो तार हैं उनमें से कौन सा तार प्लस का है कौन सा माइनस का है, किसके अंदर प्लस का चार्ज है किसके अंदर माइनस का। तो वो टेस्टर को हम ऐसे उस तार से ऐसे टच करेंगे, अगर वो टेस्टर जल गया तो समझना आपने प्लस वाले वायर को टच किया है, और अगर वो टेस्टर नहीं जला तो समझ लेना आपने माइनस वाले वायर को टच किया है। समझ गए? वो टेस्टर केवल प्लस वाले वायर में ही जलता है, माइनस वाले में वो जलता नहीं है। ठीक है, कैसे पहचान की जाती है। तो आपने देखा, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। ठीक है, तैयार हो गई। तो हमने देख लिया आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कब आकर्षित कब प्रतिकर्षित करता है। अब हमें इसमें बस एक आवेश का लास्ट गुण और सीखना है, कौन सा वाला, कि आवेश जो होता है उसका बीजगणितीय योग नियम क्या है। बस ये वाला क्वेश्चन और पढ़ना है हमें, उसके बाद आपका पूरा कवर। सोचो 1 घंटे में पूरे दिन की क्लास कवर हो गई, हो गई। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन है, आवेश का बीजगणितीय योग का नियम क्या है। आवेश का बीजगणितीय योग का नियम क्या है। तो आप देखते हैं, योग का मतलब क्या होता है, प्लस। योग का मतलब क्या होता है, प्लस, है ना। अगर कोई आवेश कहीं पर है और बहुत सारा आवेश है और हमें कुल आवेश उसका निकालने को बोला जाए, पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, उसका योग करेंगे। क्या करेंगे, योग। तो इसे हम कहते हैं प्लस करना। तो क्वेश्चन था, आवेश का बीजगणितीय योग का नियम क्या है, मतलब कि आवेश को जोड़ने का नियम क्या है, सीधा सीधा तरीका। और बहुत सिंपल आंसर है इसका, कि जब किसी वस्तु पर बहुत सारा आवेश हो या अलग अलग भागों से आवेश आ रहा हो, तो उसका जो कुल आवेश होता है वो अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं आवेश का बीजगणितीय योग का नियम। जैसे हम एक एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ बता देते हैं तो आप समझ जाएंगे आवेश का बीजगणितीय योग का नियम क्या है। जैसे आप देखेंगे कि ये कोई निकाय है, मतलब वस्तु मान लो, आप लोग तो निकाय नहीं जानते हो ज्यादा, तो और इस वस्तु पर अलग अलग भागों से आवेश आ रहा है, इधर से भी 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 आ रहा है, अलग अलग भागों से आवेश आ रहा है। तो अब इस निकाय का या इस वस्तु का कुल आवेश आपसे पूछा गया है। इधर से मान लो 3 कूलम आ रहा है, इधर से 5 कूलम आ रहा है, इधर से 6 कूलम आ रहा है, इधर से 2 कूलम आ रहा है।
और अब इस निकाय का कुल आवेश आपसे पूछा गया है कि इस निकाय का कुल आवेश कितना है ना। तो कैसे निकालेंगे इस निकाय का कुल आवेश? तो इस निकाय के कुल आवेश की परिभाषा कहती है कि किसी वस्तु पर या निकाय पर जो कुल आवेश होता है उसके अलग भाग के आवेशों के योग के बराबर होता है। ये इसकी परिभाषा है आवेश के बीजगणितीय योग की। तो इस निकाय का जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा? इसके जो अलग अलग भागों पर आवेश है, इस पर इस पर इस पर सब पर अलग अलग है, सबका योग कर लो, कुल आवेश पता चल जाएगा। तो इस पर कितना है? 3, इस पर 5, इस पर 2, इस पर 6। ऐड करो सबको, देखते हैं कितना है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 कूलम, 16 कूलम। इस निकाय का या इस वस्तु का कुल आवेश कितना है? 16 कूलम। कैसे मालूम चला? जब उसके अलग अलग भागों के आवेश को जोड़ा तब पता चला इसका कुल आवेश 16 कूलम है, 16 कूलम है। यही आवेश के बीजगणितीय योग की परिभाषा है कि किसी वस्तु का कुल आवेश उस वस्तु के अलग अलग भाग के आवेश के योग के बराबर होता है। ये हमने परसों ही आपको करवाया था। अब एक क्वेश्चन जिसमें कुछ बच्चों का गलत हो रहा था, कल हमने होमवर्क में दिया था, कुछ बच्चों को कहना भी था सर उसे करवा देना, हमारा सही आंसर नहीं आया है, तो उसे हम बता देते हैं। बहुत सिंपल है, जोड़ना घटाना। तो लेकिन अच्छी बात देखो कि वो बच्चे खुद क्लास लेने नहीं आए हैं और फिर वो रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, हमें मालूम है। ये कुछ हाँ, -3 कूलम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कल आपको दिया था बेटा होमवर्क में। ये लिखा है 2 कूलम, ये लिखा है 3 कूलम, और ये आप देखेंगे ये लिखा है -3 कूलम, और बहुत सिंपल दे दिया था हमने, कोई टफ क्वेश्चन नहीं दिया था। ये लिखा है 4 कूलम, और आप सर देखेंगे ये लिखा है 1 कूलम। हमने बोला था आवेश को जोड़ना तो है पर उसके एरो के निशान पर भी ध्यान देना है साथ साथ में, जोड़ने के साथ में। इसका हमें कुल आवेश निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसका कुल आवेश निकलेगा, कहीं से भी लेना स्टार्ट कर दो आप, मान लो यहाँ से लेते हैं तो आप देखेंगे 2 कूलम आवेश इस वस्तु के अंदर जा रहा है, एरो का निशान लगा है अंदर की ओर, तो ये किसका होगा? 2 कूलम आवेश प्लस का। फिर आप यहाँ देखेंगे 3 कूलम आवेश वस्तु के अंदर जा रहा है, तो 3 कूलम आवेश किसका होगा? प्लस का। फिर आप देखेंगे माइनस का 3 कूलम आवेश वस्तु के अंदर जा रहा है, वस्तु के अंदर आवेश जा रहा है। अब ये आवेश वस्तु के अंदर जा रहा है तो होगा तो प्लस का, क्योंकि वस्तु के अंदर जाकर के जुड़ेगा, वस्तु के आवेश में वृद्धि करेगा, लेकिन है किसका? वो माइनस का। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें ब्रैकेट में -3। ये प्लस क्यों आया? क्योंकि आवेश अंदर जा रहा है, और ये -3 है इसलिए -3 हमें लिखना पड़ा ब्रैकेट में। अब आप देखिए यहाँ ये लिखा है 4 कूलम आवेश, लेकिन ये 4 कूलम आवेश इससे कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है वस्तु से। आप इस एरो के निशान को ध्यान से देखिए, ये 4 कूलम आवेश है, एरो दिखा रहा है कि ये आवेश बाहर जा रहा है, और जब आवेश बाहर जाता है तो क्या लगाते हैं? माइनस। जो आवेश अंदर जा रहा था इसलिए तो प्लस लगाता है, यहाँ पे ये +3 लगा है, ये अंदर जा रहा है इसलिए तो प्लस लगा है, लेकिन ये आवेश 4 कूलम बाहर जा रहा है, तो क्या लगाएंगे? माइनस, और ये 4 की जगह 4 कूलम। सही है। यहाँ पर लिखा है 1 कूलम, ये आवेश बाहर जा रहा है, दिख रहा है एरो का निशान के वस्तु से बाहर जा रहा है तो क्या लगाएंगे? माइनस, और 1 की जगह 1। तो अब आप देखो 2 + 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये हो जाएगा -4, और ये होगा -1। सॉल्व कर लो, 2 और 3 क्या हो जाएगा? 5 प्लस प्लस के। अब माइनस माइनस के सॉल्व करो, -3 -4 कितना हो गया? -7, और -1 कितना हो गया? -8। तो 5 में से -8 जाएगा, क्या बचेगा? -3 कूलम। ये कल वाले क्वेश्चन का आंसर है जो हमने आपको होमवर्क में दिया था, और इतनी ही